वेलकम बच्चों। आज हम देखेंगे उत्प्रेरण। ये उत्प्रेरण क्या है और इसकी खोज कैसे हुई, सबसे पहले हम ये जानते हैं। तो सन 1835 में ब्रेजिलियस नामक एक वैज्ञानिक थे। जो उत्प्रेरण शब्द है ये सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया था? ब्रेजिलियस द्वारा दिया गया था। तो सन 1835 में ब्रेजिलियस ने ये देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया का वेग या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। मतलब ये पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? परिवर्तित करने की क्षमता रखते हैं। परिवर्तन में दोनों परिवर्तन आते हैं, ये बढ़ा भी सकते हैं और अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। इसे सर्वप्रथम किसने देखा? ब्रेजिलियस ने। ब्रेजिलियस कुछ रासायनिक क्रियाएं करवा रहे थे तो उन्होंने ये देखा कि कुछ ऐसे बाह्य रासायनिक पदार्थ होते हैं जो बहुत सी रासायनिक अभिक्रियाओं में उनकी उपस्थिति मात्र से अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है, या तो ये घट जाता है या तो ये बढ़ जाता है। उन्होंने इन पदार्थों को, वो पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करने की क्षमता रखते थे, उन पदार्थों को नाम दिया उत्प्रेरक। और ऐसी कोई भी रासायनिक क्रिया जो उत्प्रेरक के माध्यम से संपन्न होती हैं, जिनमें उत्प्रेरक उपस्थित रहता है, उन रासायनिक क्रियाओं के संपन्न होने को कहा उत्प्रेरण। तो मेरे ख्याल से आपको उत्प्रेरण का मतलब क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर सुनिए। सन 1835 में किसने? ब्रेजिलियस ने। इस ब्रेजिलियस आपको याद रखना है क्योंकि इस पर प्रश्न पूछा जाता है कि उत्प्रेरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। तो उत्प्रेरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ब्रेजिलियस ने। कब? सन 1835 में। ब्रेजिलियस अपने कुछ प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ होते हैं जिनकी उपस्थिति मात्र से रासायनिक अभिक्रिया का वेग परिवर्तित हो जाता है। परिवर्तन में दोनों परिवर्तन हैं, अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है, अभिक्रिया का वेग घट भी सकता है। तो वो पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करते हैं उन्होंने क्या कहा? उत्प्रेरक, मतलब कैटालिस्ट। और जो कैटालिस्ट के माध्यम से क्रिया संपन्न हुई, उत्प्रेरकों के माध्यम से जो क्रिया संपन्न होती हैं, उस प्रक्रम को हम कहते हैं उत्प्रेरण। उत्प्रेरण मतलब कैटालिसिस। तो आई थिंक आपको ये शब्द क्लियर हो गया होगा कि उत्प्रेरक क्या है और उत्प्रेरण क्या है। इसके पश्चात ओस्टवाल्ड ने उत्प्रेरक शब्द को परिभाषित किया कि उत्प्रेरक और उत्प्रेरण क्या होता है। अब देखिए ओस्टवाल्ड ने क्या कहा और साथ ही बताया कि ये जो उत्प्रेरक होते हैं, जब रासायनिक क्रिया हो जाती है तो रासायनिक क्रिया के दौरान जो हमने उत्प्रेरक का भार लिया था, जैसा हमने रासायनिक संगठन लिया था, ना तो इनके भार में कुछ परिवर्तन आता है। क्रिया के पहले हमने जितना उत्प्रेरक लिया था, क्रिया के बाद भी उतना ही उत्प्रेरक हमारे पास बिल्कुल उसी अवस्था, उसी संगठन में बचता है। इस आधार पर ओस्टवाल्ड ने इसे परिभाषित किया। उन्होंने क्या कहा? वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है। परिवर्तन, मैंने आपको फिर बताया कि परिवर्तन मतलब अभिक्रिया का वेग घट भी सकता है, अभिक्रिया का वेग बढ़ भी सकता है। तो वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देता है और जो स्वयं भार एवं रासायनिक संगठन की दृष्टि से अपरिवर्तित रहता है, मतलब उत्प्रेरक के भार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्रिया के पश्चात, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं। तथा इसकी उपस्थिति में जो भी क्रियाएं संपन्न होंगी, उनके संपन्न होने को, जिन अभिक्रियाओं के वेग में परिवर्तन होता है, उनके परिवर्तन होने को हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरण कहेंगे। तो उत्प्रेरक सन 1835 में ब्रेजिलियस ने बताया, कुछ ऐसे बाहरी पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? परिवर्तित कर देते हैं। अर्थात कुछ पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग को बढ़ाते हैं, जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं। और क्रिया के पश्चात इन पदार्थों के भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं आता। वो क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक। और वो रासायनिक अभिक्रियाएं जो उन उत्प्रेरकों के माध्यम से संपन्न होती हैं, उन्हें उत्प्रेरण कहते हैं। और ये मैंने आपको उत्प्रेरक और उत्प्रेरण की परिभाषा बताई। अब देखिए, आगे देखते हैं। तो देखिए इनके उदाहरणों को हम देखें तो पोटेशियम क्लोरेट का सूत्र होता है KClO3।
जैसे कार्बोनेट, कार्बोनेट मतलब CO3, उसी तरह क्लोरेट मतलब ClO3। ClO3 पर एक माइनस होता है, इसलिए पोटेशियम लगेगा, तो इसका नाम क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। तो पोटेशियम क्लोरेट जो है, इस पोटेशियम क्लोरेट को यदि हम गर्म करें तो ये विघटित होकर पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन देता है। इससे मिलने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम होती है और इसके विघटन के लिए हमें 653 से 873 केल्विन ताप की आवश्यकता होती है। इस रेंज पर पोटेशियम क्लोरेट विघटित होकर, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 विघटित होकर क्या देता है? ऑक्सीजन। अब यदि इस क्रिया में थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड मिला दिया जाए तो मैग्नीज डाइऑक्साइड मिलाने से एक तो मिलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, दूसरा ये रेंज कम होकर 473 से 633 केल्विन हो जाती है। मतलब इतने ही ताप पर, इससे जितना ये ताप था उससे कम ताप पर मिलने वाले ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है और अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। और इस क्रिया में जब हमने MnO2 मिलाया तो क्रिया के पश्चात इस MnO2 के भार और संगठन में कोई परिवर्तन क्रिया के पश्चात हमें प्राप्त नहीं होता। मतलब यहाँ पर ये पदार्थ किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का, और ये पदार्थ क्रियाकारक है, और ये क्रिया जो उत्प्रेरक के माध्यम से संपन्न हो रही है इसे हम क्या कहेंगे? उत्प्रेरण। इसी प्रकार हम देखें तो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड H2O2 को क्या कहते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। जब भी ऑक्सीजन O2 माइनस आयन के रूप में, O2 माइनस आयन के रूप में रहता है, देखिए O पर 2 माइनस है तो ये ऑक्साइड कहलाते हैं। यदि O2 पर 2 माइनस है तो इसे क्या कहते हैं? पर ऑक्साइड। ये बात ध्यान रखिएगा कि ऑक्सीजन की संयोजकता जब भी ऑक्सीजन पर केवल -2 है तो वो ऑक्साइड है, और यदि O2 2 माइनस है, जैसे यहाँ देखिए O2 पर 2 माइनस, H पर 1 प्लस, तो हमने सूत्र बनाया तो ये एक बार और ये कितनी बार आया? 2 बार, तो सूत्र बना H2O2, इसलिए इसे कहा जाएगा हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सरलता से अपघटित होता है और अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन देता है। लेकिन यदि हम इसमें फास्फोरिक अम्ल H3PO4, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र H2SO4 होता है, ये सल्फर का अम्ल है इसलिए सल्फ्यूरिक, और ये फास्फोरस का है इसलिए फास्फोरिक। तो फास्फोरिक अम्ल H3PO4 की उपस्थिति यदि यहाँ पर रख दें तो ये अभिक्रिया जो सरलता से हो रही थी, तीव्र गति से हो रही थी, उसकी गति क्या हो जाती है? मंद हो जाती है। मतलब यहाँ भी फास्फोरिक अम्ल उत्प्रेरक है, लेकिन ये क्रिया की गति को क्या कर रहा है? घटा रहा है। यहाँ भी MnO2 उत्प्रेरक है, लेकिन ये क्रिया की गति को बढ़ा रहा है। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरकों के माध्यम से संपन्न होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उत्प्रेरण। जो उत्प्रेरक हैं इनकी क्या विशेषता है? ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा भी सकते हैं, ये अभिक्रिया के वेग को घटा भी सकते हैं। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भी उत्प्रेरक होगा क्रिया के पश्चात उसके भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह कैसा रहेगा? अपरिवर्तित रहेगा। तो ये उदाहरण था पोटेशियम क्लोरेट। क्लोरेट कैसे याद करना है? कार्बोनेट से CO3 2 माइनस, क्लोरेट पर कितना होता है? ClO3 -1, इसलिए पोटेशियम 1 लगेगा, विघटित होकर KCl और ऑक्सीजन देंगे। यहाँ पर उत्प्रेरक क्या, पहले क्रिया किस ताप पर हो रही है? 653 केल्विन से 873 केल्विन पर, और ऑक्सीजन बनने की मात्रा बहुत कम है। लेकिन यदि इसमें थोड़ा सा मैग्नीज डाइऑक्साइड डाल दिया जाए तो यह क्रिया 473 से 633 केल्विन ताप पर हो जाती है, और मिलने वाली ऑक्सीजन की जो दर है वो बढ़ जाती है, क्रिया का वेग बढ़ जाता है। क्रिया के पश्चात भी MnO2 के भार और संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो MnO2 क्रिया की गति को बढ़ा रहा है, इसलिए यहाँ ये किसका कार्य कर रहा है? उत्प्रेरक का। जबकि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शीघ्रता से अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन देती है। यदि हमें इसकी गति को धीमा करना है तो यहाँ इसमें हमें क्या मिलाना पड़ता है? फास्फोरिक अम्ल H3PO4, जो क्रिया की गति को क्या कर देता है? धीमा। तो उत्प्रेरक अभिक्रिया की गति को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। इनकी केवल हमें सूक्ष्म मात्रा, क्योंकि ये भार और संगठन में परिवर्तित नहीं होते, जैसे थे वैसे ही रहते हैं, तो बार बार क्रिया में प्रयुक्त होते रहते हैं, और इनकी हमें सूक्ष्म मात्रा की ही आवश्यकता होती है। अब बच्चों हम उत्प्रेरण के प्रकार देखेंगे। तो ये उत्प्रेरण जो होता है, उत्प्रेरण 2 प्रकार का होता है।
एक कहलाता है सामांगी उत्प्रेरण और एक कहलाता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो पहले देखते हैं सामांगी उत्प्रेरण क्या है, फिर देखेंगे विषमांगी उत्प्रेरण क्या है। सामांगी उत्प्रेरण को इंग्लिश में होमोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं और विषमांगी उत्प्रेरण को हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं। तो हम देखेंगे अब सामांगी और विषमांगी उत्प्रेरण क्या होते हैं। तो सामांगी उत्प्रेरण किसे कहेंगे, तो देखिए जब भी कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है, मान लीजिए मैंने लिया SO2 गैस O2 से रिएक्ट कर रही है और SO3 बना रही है। अब पहले क्रिया की गति बहुत धीमी थी, यदि मैंने यहाँ NO उत्प्रेरक रख दिया तो क्रिया की गति बढ़ गई। देखिए SO2 क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, NO क्या है, गैस है। ये पदार्थ कहलाते हैं क्रियाकारक। वो पदार्थ जो क्रिया की गति को परिवर्तित करता है कहलाता है उत्प्रेरक। तो और जो बनता है उसे हम कहते हैं क्रियाफल या उत्पाद। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को S से दर्शाते हैं, द्रव को स्मॉल l से और गैस को स्मॉल g से दर्शाते हैं। तो यदि हमारे क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था, मतलब वो ठोस हैं, द्रव हैं या गैस हैं, एक समान है, तब इस उत्प्रेरण को कौन सा उत्प्रेरण कहा जाता है, सामांगी उत्प्रेरण। क्लियर है ये बात। इसी तरह तो इसका सामांगी उत्प्रेरण के 2 उदाहरण दीजिए। सामांगी उत्प्रेरण क्या है यदि पूछा जाता है, तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान होती है, उस उत्प्रेरण को हम कौन सा उत्प्रेरण कहते हैं, सामांगी उत्प्रेरण। जैसे अभी एक उदाहरण हमने किया था KClO3 पोटेशियम क्लोरेट लिया था। ये पोटेशियम क्लोरेट कैसा होता है, ठोस अवस्था में। इसमें उत्प्रेरक मिलाया था MnO2, इसकी भी अवस्था क्या थी, ठोस। ये KCl और क्या दे रहे थे, ऑक्सीजन। तो ये भी ठोस, ये भी ठोस, इसलिए ये किसका उदाहरण है, सामांगी उत्प्रेरण का। ये जो सामांगी उत्प्रेरण है, ये सामांगी उत्प्रेरण कार्य करता है माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर। अब ये माध्यमिक यौगिक सिद्धांत क्या है ये हम बाद में समझेंगे, पहले समझ लें कि सामांगी उत्प्रेरण क्या है। तो सामांगी उत्प्रेरण आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जब किसी रासायनिक क्रिया में क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान होती है, चाहे वो गैस हो, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, तब हम उसे कौन सा कहते हैं, सामांगी उत्प्रेरण। मैं द्रव का भी आपको एक उदाहरण देकर बता देती हूँ। C12H22O11, इसे शीरा कहते हैं। गन्ने के रस से जब हम शक्कर को निकाल लेते हैं तो उसके पश्चात जो पदार्थ बचता है शीरा, सुक्रोज। इसमें हमने मिलाया पानी, इसमें H2SO4 उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो देखिए ये भी द्रव, ये भी द्रव और ये भी द्रव, तीनों की अवस्था क्या हो गई, द्रव हो गई। ये क्रिया होगी तो हमें मिलेगा C6H12O6 ग्लूकोज प्लस एक अणु फ्रक्टोज। तो ये क्रिया संपन्न हो रही है। शीरा में, शीरे की अवस्था भी द्रव है, जो पानी मिलाया गया उसकी अवस्था भी द्रव है, और जो उत्प्रेरक सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया वो भी द्रव है। तो गैस में SO2 प्लस O2 दोनों गैस थे, NO उत्प्रेरक का काम करता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की विधि होती है, शीर्ष कक्ष विधि, उसमें ये क्रिया आती है मध्य में। इसमें उत्प्रेरक कैसी अवस्था में होता है, गैसीय। तो ये सामांगी उत्प्रेरण है। यदि हम ठोस की बात करें तो पोटेशियम क्लोरेट और MnO2 दोनों की अवस्था ठोस है, इसलिए ये भी सामांगी उत्प्रेरण है। यदि हम द्रव की बात करें तो सुक्रोज, जिसे सीरा भी कहते हैं, सीरे में पानी मिलाकर H2SO4 की उपस्थिति में उसका अपघटन करना, जिसमें तीनों की अवस्था क्या है, द्रव है, तो ये भी किसका उदाहरण है, सामांगी उत्प्रेरण का। सामांगी उत्प्रेरण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो 1 नंबर में पूछा जाता है, कभी ये ऑब्जेक्टिव में या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में भी आ सकता है, कि सामांगी उत्प्रेरण किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि सामांगी उत्प्रेरण माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर कार्य करता है। ये सिद्धांत क्या है ये हम देखेंगे। अब इसके बाद बारी आती है, हमने देखा था उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, तो उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं, एक थे सामांगी, एक थे विषमांगी। तो सामांगी तो क्लियर है, जब क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था एक समान होगी तो उसे कौन सा उत्प्रेरण कहेंगे, सामांगी। अब देखते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। तो जब किसी रासायनिक क्रिया में जो आपका क्रियाकारक है
और जो आपका उत्प्रेरक है उनकी भौतिक अवस्था अलग अलग हो, तब उसे हम कौन सा उत्प्रेरण कहते हैं? विषमांगी। हम जानते हैं, यदि इसके उदाहरण देखें, कि हैबर विधि में अमोनिया जब हम बनाते हैं तो नाइट्रोजन, एक आयतन नाइट्रोजन 3 आयतन हाइड्रोजन से क्रिया करता है, Fe2O3 उसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है और बनता है अमोनिया। तो देखिए क्रियाकारक कैसे हैं? गैस, और उत्प्रेरक कैसा है? ठोस। तो भौतिक अवस्था कैसी हो गई? अलग अलग। तो यदि क्रियाकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अलग अलग हो तो ये कौन सा उत्प्रेरण कहलाता है? विषमांगी उत्प्रेरण। इसका यदि मैं दूसरा उदाहरण दूं, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि SO2 O2 से रिएक्ट करता है NO उत्प्रेरक की उपस्थिति में और SO3 बनाता है। ये भी गैस था, ये भी गैस था, ये भी गैस था, तीनों की अवस्था एक समान थी, इसलिए ये समांगी उत्प्रेरण था। ये क्रिया कब होती है? जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं शीश कक्ष विधि द्वारा। यदि यही सल्फ्यूरिक अम्ल शीश कक्ष की बजाय संपर्क कक्ष विधि द्वारा बनाया जाए तो क्रिया तो यही होगी, लेकिन इसमें उत्प्रेरक NO के स्थान पर क्या हो जाता है? प्लेटिनम, जो कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था। SO2 गैस O2 से क्रिया करती है, सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण होता है, SO3 बनता है, लेकिन उत्प्रेरक क्या रहता है? प्लेटिनम, जिसकी अवस्था क्या है? ठोस। तो क्रियाकारक और उत्प्रेरक की अवस्था अलग अलग होने के कारण ये कौन से उत्प्रेरण का उदाहरण है? विषमांगी उत्प्रेरण। जिस तरह मैंने आपको बताया था समांगी उत्प्रेरण कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? हाँ, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत पर। उसी तरह विषमांगी उत्प्रेरण किस पर कार्य करता है? अधिशोषण सिद्धांत पर। तो ये अधिशोषण सिद्धांत क्या है वो हम देखेंगे। देखिए उत्प्रेरक जो होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा कि विषमांगी उत्प्रेरण किस पर, कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? अधिशोषण सिद्धांत पर। देखिए ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये करते क्या है? ये उत्प्रेरक जो होते हैं ये करते क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई क्रियाकारक था A+B। इस क्रियाकारक को जब उत्पाद बनाना है तो इस क्रियाकारक को जब उत्पाद बनाना है तो एक निश्चित मात्रा की ऊर्जा इसके पास होनी चाहिए। इस ऊर्जा अवरोध को पार करने के पश्चात ही ये किस में बदल सकते हैं? उत्पाद में परिवर्तित हो सकते हैं। तो ये जो ऊर्जा यहाँ से यहाँ तक की जो ये ऊर्जा है जो क्रिया के लिए उसे चाहिए थी, इसे कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। जब आपके पास उत्प्रेरक नहीं है तो आपको इस ऊर्जा अवरोध को पार करना है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में वो सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या ले आते हैं? कमी। तो सक्रियण ऊर्जा यहाँ आ गई। तो सक्रियण ऊर्जा का मान कम होने के कारण अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो एक इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में किस प्रकार का परिवर्तन करते हैं? तो उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान में क्या कर देते हैं? कमी। तो देखिए बच्चों, हमने देखा उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण की उत्पत्ति कैसे हुई, उत्प्रेरक क्या होते हैं, उत्प्रेरण कितने प्रकार का होता है और उनके उदाहरण क्या क्या थे। अब हम देखेंगे ये जो उत्प्रेरक हैं, उत्प्रेरकों को कितने भागों में बांटा गया है, उत्प्रेरकों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो उत्प्रेरक, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी अभिक्रिया के वेग को ये परिवर्तित कर सकते हैं, वो पदार्थ उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक उत्प्रेरक। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ये जो होंगे क्रिया के वेग को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो वे रासायनिक पदार्थ जो किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, कैसे उत्प्रेरक कहलाते हैं? धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जैसे वनस्पति तेल था, वनस्पति तेल में यदि हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाए किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में, तो वो वनस्पति घी में बदल जाता है। और ये उदाहरण कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है कि तेल का हाइड्रोजनीकरण किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में करने पर वो वनस्पति घी में बदलता है। तो आपको ये याद रखना है, वनस्पति तेल को यदि वनस्पति घी में बदलना है तो उसका हमें क्या करना पड़ता है? हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन का जुड़ना, हाइड्रोजनीकरण। और ये किसकी उपस्थिति में होता है? निकेल की उपस्थिति में। और क्रिया के वेग को ये क्या करता है? बढ़ाता है। इसलिए किसका उदाहरण है? धनात्मक उत्प्रेरक का। इसी तरह अभी हमने देखा था पोटेशियम क्लोरेट जो उच्च ताप पर वियोजित होकर KCl और ऑक्सीजन दे रहा था। यदि इसमें हम MnO2 रख दें तो क्रिया की गति क्या होती है? बढ़ जाती है। इसी तरह संपर्क विधि में
यदि हम सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण कर रहे हैं, वहाँ प्लेटिनम उत्प्रेरक रख दिया जाए तो ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है, बढ़ जाती है, क्योंकि ये सभी पदार्थ क्रिया के वेग को बढ़ा रहे हैं और क्रिया के पश्चात इनके संगठन और भार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा, इसलिए ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक क्या होते हैं, तो जो क्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। और आपको क्रियाओं के उदाहरण याद करने। इसी तरह दूसरा हम देखें तो दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक क्या होंगे, तो वे रासायनिक पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया की वेग को घटा देंगे, वो क्या कहलाएंगे, ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरक में मैंने अभी आपको बताया था कि जो हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है ये शीघ्रता से अपघटित होकर जल और ऑक्सीजन देता है। यदि हम इसमें फास्फोरिक अम्ल की उपस्थिति रख दें तो क्रिया का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है और हाइड्रोजन पर ऑक्साइड शीघ्रता से अपघटित नहीं हो पाता। मतलब वो हमें यदि इसी रूप में रखना है, हम नहीं चाह रहे हैं कि अपघटित हो जाए, H2O2 पानी और ऑक्सीजन में बदल जाए, तो इसमें हम क्या मिला देंगे, फास्फोरिक अम्ल। तो ये क्रिया के वेग को क्या कर देगा, घटा देगा। इसलिए ये कैसे उत्प्रेरक का उदाहरण है, H3PO4 यहाँ किसका कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। इसी का यदि मैं एक दूसरा उदाहरण देखूं तो यदि हम सोडियम सल्फाइड लें, सोडियम सल्फाइड वायु में खुला छोड़ा जाने पर ऑक्सीकृत होकर सोडियम सल्फेट में बदल जाता है। अब हम नहीं चाह रहे हैं सोडियम सल्फेट में परिवर्तित हो, तो हम क्या करेंगे, इसकी गति को मंद करना चाहेंगे। तो मंद करते समय यदि हम मंद करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर ग्लिसरॉल की उपस्थिति रख दें तो अभिक्रिया की गति क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए ग्लिसरॉल यहाँ किसका कार्य कर रहा है, ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। यहाँ फास्फोरिक अम्ल जो हाइड्रोजन परऑक्साइड के विघटन को कम कर देता है और ग्लिसरॉल जो सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में परिवर्तित नहीं होने देता। ये दोनों पदार्थ किसका कार्य कर रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक का। हम उत्प्रेरक के प्रकार देख रहे हैं। पहला हम देख चुके हैं धनात्मक उत्प्रेरक, वे पदार्थ जो क्रिया की गति को बढ़ाते हैं। दूसरा है ऋणात्मक उत्प्रेरक जो क्रिया की गति को घटाते हैं। तीसरे होते हैं स्व उत्प्रेरक। अब ये स्व उत्प्रेरक, स्व मतलब समझ में ही आ रहा है, अपने आप में कोई उत्प्रेरक का काम करे तो वो क्या कहलाएंगे, स्व उत्प्रेरक। जैसे एथिल एसीटेट हम लें, एथिल एसीटेट होता है CH3COO, इसमें C2H5 जब जुड़ेगा तो ये कहलाता है एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का जब जलापघटन किया जाता है, एथिल एसीटेट का जलापघटन करने पर हमें एसिटिक अम्ल और एथिल एल्कोहल मिलते हैं। शुरू में जब क्रिया संपन्न होती है तो इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है, लेकिन जब क्रिया के पश्चात कुछ एसिटिक अम्ल बन जाता है, ये एसिटिक अम्ल के बनते ही क्रिया की गति तीव्र हो जाती है। तो देखिए, जब किसी रासायनिक क्रिया में, स्व उत्प्रेरक की परिभाषा को ध्यान से समझिए, जब किसी रासायनिक क्रिया में बना हुआ कोई उत्पाद क्रिया के वेग को परिवर्तित करने लगता है, तब उस उत्प्रेरण को हम कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं, स्व उत्प्रेरक कहते हैं। तो यहाँ एसिटिक अम्ल किसका कार्य कर रहा है, स्व उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है। क्रिया में पहले क्रिया की गति धीमी थी, लेकिन जैसे ही कुछ एसिटिक अम्ल बन गया क्रिया तीव्र गति से होने लगी। तो यहाँ ये किसका कार्य करेगा, स्व उत्प्रेरक का कार्य करेगा। अब देखिए प्रेरित उत्प्रेरक क्या होते हैं। तो प्रेरित उत्प्रेरक मतलब एक रासायनिक क्रिया, जब कोई एक रासायनिक क्रिया किसी दूसरी रासायनिक क्रिया को संपन्न होने के लिए प्रेरित कर दे, उसके वेग को बढ़ा दे, तब हम उसे कौन सा उत्प्रेरक कहेंगे, प्रेरित उत्प्रेरक। जैसे सोडियम सल्फाइड, अभी मैंने आपको बताया था, ये सोडियम सल्फाइड वायु में ऑक्सीकृत होकर सोडियम सल्फेट बनाता है। ये अकेला भी रहे तो ये क्रिया संपन्न होती है। लेकिन सोडियम आर्सेनाइड अकेले में यदि वायु में है भी तो ये सोडियम आर्सेनेट में परिवर्तित नहीं होता।
लेकिन यदि इसको इसके साथ मिलाकर रख दिया जाए तो सोडियम सल्फाइड तो सोडियम सल्फेट में बदल रहा था, सोडियम आर्सेनाइड भी किस में बदल जाता है, सोडियम आर्सेनेट में बदल जाता है। तो एक क्रिया जब दूसरी क्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करने लगती है, उसे प्रेरित करने लगती है, उसके वेग को बदलने लगती है, तब इस क्रिया को हम कौन सा, इस प्रकार के उत्प्रेरकों को हम कौन सा उत्प्रेरक कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए प्रेरित करती है, उसके वेग को परिवर्तित करती है, तो उसे हम प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे आपका एक मित्र है, एक लड़का है, इसको एक मित्र मिला। पहले ये लड़का पढ़ता लिखता नहीं था, ये मित्र बहुत पढ़ता लिखता था, इसको देखा सीखी ये भी पढ़ने लग गया। तब इस लड़के ने इसको क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। तो ये कौन सा उत्प्रेरक कहलाएगा, प्रेरित उत्प्रेरक। उसी तरह एक रासायनिक अभिक्रिया स्वतः तो संपन्न हो रही थी, दूसरी वाली अपने आप संपन्न नहीं हो रही थी, लेकिन दोनों को मिलाकर रखा गया पदार्थों को, तो ये तो हो ही रही थी, इसके साथ साथ ये भी संपन्न हो गई। तो जब एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देती है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रेरित उत्प्रेरक। तो देखिए अभी यदि हम देखें धनात्मक उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। इस समय की यदि हम बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपके स्कूल की जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन ऑफलाइन लग रही हैं, टीचर्स हैं, ये धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि आपकी पढ़ाई को कहीं ना कहीं ये बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऋणात्मक उत्प्रेरकों का उदाहरण देखें तो आपके मोबाइल है, सोशल मीडिया है, जिससे आप जुड़ गए हैं, ये कहीं ना कहीं आपकी पढ़ाई में कमी ला रहे हैं। तो ये आपकी पढ़ाई के वेग को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ये किसका कार्य कर रहे हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरक। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्हें पढ़ाई की सुविधाएं नहीं हैं, उनके पास नेट की सुविधा नहीं है, वो फिर भी किसी से इसे काम चला रहे हैं, अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे हैं, बुक्स बच्चों से लेकर पढ़ लेते हैं। तो वो कैसे उत्प्रेरक हैं, स्व उत्प्रेरक। इसका उदाहरण तो मैंने आपको दिया ही, एक मित्र जो पढ़ता लिखता है, दूसरा उसका मित्र बना जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन इसे देखकर इसका भी मन पढ़ने में लगने लगा, तो इसने इसे क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया। तो ये किसका उदाहरण होगा, प्रेरित उत्प्रेरक। तो आई थिंक बच्चों आपको कि उत्प्रेरक क्या है, उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, उनके क्या क्या उदाहरण हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी। और इसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि उत्प्रेरक जो होते हैं ये सक्रियण ऊर्जा के मान में कमी लाते हैं, ये ध्यान रखना है। उत्प्रेरकों के उदाहरणों को आपको याद रखना है कि समांगी उत्प्रेरण के उदाहरण क्या हैं, विषमांगी उत्प्रेरण के उदाहरण क्या हैं, दोनों किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, उत्प्रेरक कितने प्रकार के हैं और उनके उदाहरण क्या हैं। मेनली आपको इस बात को याद रखना है और इन पर प्रश्न अनिवार्य रूप से पूछे जाते हैं। अब दो चीज़ें और रह गई हैं इसमें जो मैं आपको बताना चाहूँगी। अब देखिए बच्चों, वो दो शब्द जिनसे मैं आपको परिचित करवाना चाहूँगी और जो बहुत इम्पोर्टेंट है और हमें पता होने चाहिए, वो शब्द हैं उत्प्रेरक वर्धक और उत्प्रेरक विष। नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, उत्प्रेरक को बढ़ाने वाले। तो वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते लेकिन उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं। जैसे हम जानते हैं हैबर विधि से जब अमोनिया बनाई जाती है तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं आयरन और मोलिब्डेनम चूर्ण की उपस्थिति में। तो आयरन तो यहाँ उत्प्रेरक का कार्य कर रहा था और मोलिब्डेनम इस उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा रहा है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, उत्प्रेरक वर्धक। तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाने हेतु मिलाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक वर्धक। जब ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी प्रकार यदि हम देखें तो उत्प्रेरक विष, उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक का कार्य नहीं करते लेकिन या तो ये उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं या बिल्कुल नष्ट कर देते हैं। तो वे पदार्थ क्या कहलाते हैं, उत्प्रेरक विष। क्लियर है। जो उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेंगे और उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाएंगे वो उत्प्रेरक वर्धक। और हैबर विधि में आयरन के साथ मोलिब्डेनम का जो चूर्ण डाला जाता है वो किसका कार्य करता है, उत्प्रेरक वर्धक का। इसी तरह यदि हम एक क्रिया देखें तो ये मैंने आपको पहले भी उदाहरणों में बताई है कि सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीकरण हम करते हैं प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में। यदि यहाँ पर थोड़ा सा भी
आर्सेनिक का ऑक्साइड उपस्थिति हो तो ये विष का काम करता है और उत्प्रेरक की शक्ति को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। तो यहाँ पर ये क्या कहलाता है, उत्प्रेरक विष। इसी तरह एक क्रिया जो आप याद करते हैं कि रोज़ेनमुंड अपचयन, कि एसिड हैलाइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होता है पैलेडियम युक्त BaSO4 की उपस्थिति में। यहाँ पैलेडियम उत्प्रेरक का और BaSO4 उत्प्रेरक विष का कार्य करता है। मतलब ये पैलेडियम की क्रियाशीलता को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि क्रिया आगे संपन्न ना हो। तो उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर दें। आर्सेनिक प्लेटिनम की क्रियाशीलता को कम करता है, BaSO4 पैलेडियम की। तो यहाँ पर ये दोनों किसका कार्य कर रहे हैं, उत्प्रेरक विष का। तो ये आपको पता होना चाहिए। उत्प्रेरक वर्धक मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, और उत्प्रेरक विष मतलब वे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को घटाते हैं। उत्प्रेरक के गुण, उत्प्रेरकों के सिद्धांत जो मैंने बताया था अभी, माध्यमिक यौगिक सिद्धांत, अधिशोषण सिद्धांत, ये दो सिद्धांत, और आधुनिक अधिशोषण सिद्धांत, और एंजाइम उत्प्रेरण के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी कमियों को सुधार सकूँ।